हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर बायोलॉजी टीचर गरिमा शर्मा। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा इंट्रो हमने लिया था, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये इतना बड़ा सा जो वर्ड है क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। तो सपोज मतलब ऐसे इमेजिन करिए कि एक लेडी है। ठीक है। उनको कुछ मतलब अच्छी अच्छी डिशेस बनानी है, उनको कुछ खाना है अच्छा सा। तो वो एक शॉपकीपर के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि भैया मुझे कुछ अपने घर में मतलब न्यू न्यू डिशेस बनानी है, तो आप मुझे थोड़ा सामान दे दीजिए। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि तो आपको क्या क्या चाहिए। तो जो लेडी होती है वो कहती है ठीक है मुझे ग्रेन्स दे दीजिए आप। तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है कि उनको ग्रेन देता है, लेकिन उसके पास बैग नहीं है, उनके पास एक ही बैग है। तो वो लेडी क्या करती है कि जो शॉपकीपर है उनसे बोलती है कि ठीक है मेरे पास एक ही बैग है, आप इसी में ही सब चीज़ें ऐड डाल दीजिए। शॉपकीपर उसमें ग्रेन्स डाल देता है, जो आपके वीट्स होते हैं, राइस डाल देता है और आपकी पल्सेस उसमें डाल देता है, उसी में शुगर डाल देता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक बैग में ऐड कर देता है, वो डाल देता है। ठीक है। वो लेडी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसको लगता है कि सिर्फ इतना ही मतलब खाना बनाने के लिए इतनी चीज़ें ही काफ़ी नहीं है, मुझे थोड़ी वेजिटेबल्स भी ले लेनी चाहिए। तो वो एक जो वेजिटेबल्स सेल करते हैं उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि ठीक है आप मुझे कुछ वेजिटेबल्स दे दीजिए। तो जो मतलब जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो बोलते हैं कि मैम आपके पास तो बैग ही नहीं है। तो बोलती है कि ठीक है मेरे इसी बैग में आप ये सब्जी ऐड कर दीजिए, डाल दीजिए। ठीक है। तो वो वहाँ से जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो आलू डाल देते हैं उसमें, टमाटर डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं और मटर डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं एक ही पॉली बैग में। ठीक है। अब वो जो लेडी हैं उनके पास एक बैग है जिसमें उनकी वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी वो खरीद लेती हैं वहाँ से। ठीक है। साथ ही साथ वो अपना मतलब जो ग्रेन्स होते हैं वो भी, पल्सेस वगैरह भी सारा एक बैग में ले आती हैं घर। अब वो जब वो घर ले आती हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है अब इसको कुक किया जाए। तो अब वो जब वो वेजिटेबल्स वगैरह सारा एक मतलब बड़े से बर्तन में निकालती हैं तो वो देखते हैं कि सारी चीज़ें मिक्स हो गई होती हैं। ठीक है। अब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो उसको एज इट इज कुक कर दें। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको एज इट इज कुक करते हैं, जैसी भी सब्जियां हैं इनको सेपरेट नहीं करते हैं, जो भी है मतलब ग्रेन्स है उनको सेपरेट नहीं करते हैं, उनको एज इट इज कुक करते हैं। ठीक है। फिर उन्हें लगा कि अगर मैं एज इट इज उसको बिल्कुल जैसा वो मिक्स होके आया है वैसे ही कुक करूंगी तो मुझे नहीं समझ आएगा कि क्या तो ग्रेन्स का टेस्ट है, क्या उसमें पल्स का टेस्ट है, क्या उसमें व्हीट का टेस्ट है, प्लस उसमें वेजिटेबल्स भी हैं तो उनका टेस्ट है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, टेस्ट क्लियर ही नहीं होगा कि किस चीज़ का क्या टेस्ट है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास मैं एक काम करती हूँ, मैं इन सारी जो चीज़ें हैं इनको अलग अलग मतलब सेपरेट कर देती हूँ, अलग अलग बर्तन में करके रख देती हूँ। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, वो दो पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करती है। पहला कि ग्रेन्स वो अलग कर देती हैं सारी। ठीक है। और वेजिटेबल्स अलग कर देती हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो चीज़ों पहले दो बर्तन लिए बड़े बड़े और उसमें एक में सारी वेजिटेबल्स रख दी और एक में सारी ग्रेन्स रख दी। ठीक है। अब जो ग्रेन्स थे उनमें डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे कि आपका चना भी होता है और आपका जो चावल होता है वो भी होता है और आपका ये जो कॉर्न यूज़ करते हैं वो भी होता है और मतलब गेहूँ भी होता है। तो उन्होंने सोचा कि देखो अब मैं ग्रेन्स तो मेरे पास आ गए, अगर मैं इसको मतलब सारी वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स करके सब्जी बना दूँ या पूरे ग्रेन्स को एक साथ मिक्स करके उसका खाना बना दूँ तो उसमें भी टेस्ट नहीं समझ आएगा, राइट ना। तो वो क्या करती है लेडी, वो सोचते हैं कि ठीक है इसको और मुझे सेपरेट करना चाहिए। अब उनके पास जो इतना सारा ग्रेन्स था, जो अलग अलग वेजिटेबल्स थी, उसमें से कुछ ग्रेन्स ऐसे थे जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो कम जिसको पकाने के लिए कम थोड़ा सा टेम्परेचर देना ज़रूरी है। और कुछ जो ग्रेन्स है या कुछ वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ही मतलब देर में पकती है, ठीक है, देर में कुक होती है।
तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक ही साथ सबको पकाऊंगी तो मुझे मतलब टेम्परेचर भी समझ नहीं आएगा कि किस सब्जी को कितना टेम्परेचर देना चाहिए पकाने के लिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जो मतलब जिन सब्जियों को या जिन ग्रेन्स को ज़्यादा टाइम लग रहा था पकाने में, उन्होंने एक तरफ वो चीज़ें कर ली, और जो धीमी आंच पे या फिर जो मतलब होता है कम टाइम लेने वाली सब्जियां होती हैं उनको, या ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद उनको लगा कि जो नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं जो कुछ जो आलू था उनके पास उसको बॉईल करती हूँ, और कुछ आलू और बैंगन को रोस्ट करती हूँ, ठीक है। सब्जी में उनकी में बैंगन भी था, तो रोस्ट करती हूँ। तो क्या हुआ, अब उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके सारी चीज़ों को अलग कर लिया, ठीक है। अब उनके पास सारी चीज़ें अलग हो गई। जो उन्होंने चना खरीदा था वो एक बर्तन में अलग हो गया, जो राइस खरीदा था वो एक बर्तन में अलग हो गया, ठीक है। जो गेहूं खरीदा था वो अलग हो गया, ठीक है। और जो उन्होंने वेजिटेबल्स खरीदी थी वो सारी अलग अलग हो गई, ठीक है। अब उन्होंने अलग अलग खाना बनाया, सबका चावल अलग से बनाया, गेहूं को पीस कर उसकी रोटी बनाई, आलू की सब्जी अलग से बनाई, या उनको बैगन का भरता बनाना था वो अलग से बनाया, या उनको आलू रोस्ट करके खाना था वो अलग से खाया। तो इससे क्या क्या हुआ, वो जो लेडी थी उनको क्या हुआ कि मतलब उनको राइस का टेस्ट समझ आया कि राइस का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। उन्हीं को उनको साथ में ये भी पता चला कि ओके, रोटी अलग से उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। दाल का टेस्ट अलग होता है, चना का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। साथ ही में अगर बात करें वेजिटेबल्स की तो आलू का टेस्ट अलग होता है, वही आलू को अगर रोस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, बैगन के भरते का टेस्ट अलग होगा, सब चीज का टेस्ट अलग अलग उनको समझ आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब आपको ये चीज समझ आई, अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने ये जो कहानी सुनाई है ये क्यों सुनाई है, ठीक है। ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हर किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर बेसिस पर क्लासिफाई कर देना। उन लेडी ने क्या किया कि जो ग्रेप, सबसे पहले उन्होंने वेजिटेबल्स और उनको अलग अलग जो ग्रेन्स थे उनको अलग से क्लासिफाई किया, ठीक है। अलग से क्लासिफाई करने के बाद उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे भी उसको क्लासिफाई किया, उसके बाद उनको उन्होंने रोस्ट करने के बेसिस पर भी उनको जो वेजिटेबल्स थी उनको क्लासिफाई किया, वो सैलेड बनाने के बेसिस पर भी उसको क्लासिफाई कर सकती थी। तो यहाँ से ये समझ आया कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है। किसी चीज के, किसी इंडिविजुअल चीज के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके बारे में मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे वो लेडी थी, अगर वो एक ही साथ सारा सब्जी बना दिया होता तो उनको नहीं समझ आता कि किस चीज का क्या टेस्ट है। उन्होंने उसको सेपरेट करा, क्लासिफाई करा, फिर उसको मतलब कुक किया, उसको खाया, तभी तो उनको पता चला ना कि किस पर्टिकुलर चीज का क्या टेस्ट है, राइट। तो किसी भी चीज के बारे में जानना, उस पर फर्दर स्टडी करना, उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसको क्लासिफाई, अब इसको लिंक करिए अपने अपने ऑर्गेनिज्म से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब इतना बड़ा वर्ड है, हमारी पूरी अर्थ है, उसमें इतने सारे बिलियंस मैनी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हर किसी को स्टडी करना, इंडिविजुअली स्टडी करना कि एक पर्टिकुलर ये चीज़ है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको, अब सारी चीज़ें अगर मिक्स होकर रहेंगी तो उनको स्टडी करना, उनको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर बेसिस पर कि मतलब उनके रहने का क्या है, उनके खाने का क्या है, कैसे वो जीते हैं, इन इन बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो स्टूडेंट, ये चीज समझ हुई, एकदम क्लियर हो गई होगी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को किस किस बेसिस पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म को किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। जो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर सेल से बना हुआ होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, कुछ मल्टीपल सेल से बने होते हैं, कुछ एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, कुछ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो उन सेल की जो टाइप है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब वो जो सेल होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होना जरूरी नहीं है। तो उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस है उनको एक तरफ कर दिया गया, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनको एक तरफ कर दिया गया। 5 किंगडम्स के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है,
ठीक है। हैबिटेट मतलब जिस तरह से वो रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि देखो, जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोल दिया जाता है क्योंकि वो जमीन पर रहते हैं, ठीक है। जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोल दिया जाता है। तो ये भी तो एक हैबिटेट हो गया ना, हैबिटेट के बेसिस पे ही तो क्लासिफाई कर रहे हैं हम, राइट। और नेक्स्ट होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या चीजें वो आते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। कुछ जो जैसे प्लांट्स होते हैं वो उनका न्यूट्रिशन अलग होता है, एनिमल्स का न्यूट्रिशन अलग होता है, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं उनका न्यूट्रिशन अलग होता है। तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। ऑलराइट, तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। अब आपको लग रहा होगा कि मैम हम क्लासिफाई तो तब कर पाएंगे ना जब हमें ये पता होगा कि सेल होती क्या है, राइट। तो हम आगे पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है। पहले ये हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस जो सेल के टाइप से हमने की है, सेल के बेसिस पे हमने की है, वो क्या क्या किस तरह से हमने क्लासिफाई किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सबसे पहले सेल के बेसिस पे हम इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफाई किया, सॉरी डिवाइड नहीं मत बोलेंगे, क्लासिफाई बोलेंगे। फर्दर क्लासिफाई किया गया है यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर मतलब देख रहे हो, तो यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो यूनी सेलुलर है मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। मल्टी मीन्स मैनी, वो और सेलुलर मीन्स सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो मैनी मैनी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, मैंने सॉरी मैं ये बताना भूल गई आप लोगों को कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो आपका होता है बैक्टीरिया, मोनरा, आर्की, यूनिसेलुलर फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर आपका ईस्ट होता है, ऑलराइट, प्रोटिस्टा होता है। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की तो मल्टी सेलुलर में भी दो तरह का दो तरह की क्लासिफाई की गई है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होती है और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। आपके पास एक क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि जो मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म है या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल नहीं होती है, राइट। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास जिनकी जो सेल होती है वो विदाउट सेल वॉल होती है, ऑलराइट, ठीक है। अब जो सेल वॉल होती है उसमें भी दो तरह का क्लासिफाई किया गया है, वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ अभी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जब हम स्टेप वाइज चलेंगे, चीजें रीड करेंगे, समझेंगे, तो सारी चीजें एक एक क्लियर हो जाएगी। ये जस्ट ओवरव्यू है कि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे, राइट। ओके, तो मैं बताने वाली थी आप लोगों को कि सेल क्या होती है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, राइट, ठीक है। सेल क्या होती है, सेल जो होती है हमारी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि ये जीवन की इकाई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो सेल को, कि हम अपने सराउंडिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब देखो हम कोई घर बनाते हैं, अगर हम घर की सबसे छोटी इकाई की बात करें, सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो क्या होगी, वो ईंट होगी, ब्रिक, राइट। अब बहुत सारी ब्रिक मिलाकर क्या बनाती है, वॉल, राइट। बहुत सारी ईंटों से मिलकर क्या बनता है, दीवार, ठीक है, घर की दीवार। अब जो दीवार होती है, बहुत सारी, अगर हम दीवार को ग्रुप ऑफ वॉल्स कह सकते हैं घर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, ठीक है। तो जो घर के मतलब वॉल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ वॉल्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक रूम, ठीक है। और बहुत सारे रूम मिलकर क्या बनाते हैं, घर। ऐसे ही इसको लेंगे कि जो सिंगल सेल होती है, ठीक है, अगर बहुत सारी सेल एक साथ मिल जाएंगी तो वो क्या बना देंगी, टिश्यू,
ठीक है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी, राइट। तो बात करें अगर सेल की, सेल समझ आया, इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं हम उस घर से। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर्ड की थी वो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में की थी। इन्होंने बेसिकली डेड सेल को डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था। एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल को, कौन सी सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था? तो उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था जब वो अपनी स्टडी कर रहे थे जो बॉटल कॉक होती है उस पर, उसकी सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था और रीड किया था सबसे पहले, राइट। अब ये तो बात होगी कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया, तो कोई ऐसा मतलब साइंटिस्ट तो रहे होंगे ना जिन्होंने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया होगा। तो वो थे हमारे एंटोन वैन ल्यूइनहुक, जिन्होंने लिविंग सेल को 1674 में डिस्कवर किया था। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स याद रखनी होगी, ये चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ये बेसिक सेल का जो मतलब इंट्रोडक्शन होता है उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सेल हमारी क्या है। इस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और किसने इसको डिस्कवर किया? इसने डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक किस चीज पर स्टडी कर रहे थे? बॉटल कॉक पर। रॉबर्ट हुक ने कौन सी लिविंग या डेड सेल को डिस्कवर किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया था। ओके, तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? ल्यूइनहुक ने इन 1674 में। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस चीज को आप अपने जैसे भी आपको सही लगे उस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जो फादर ऑफ सेल बोला जाता है, जिनको फादर ऑफ सेल बोला जाता है, वो जॉर्ज एमिल हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेल की, सेल जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, राइट। देखो, जो अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो सेल के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि जो सेल होती है वो ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, राइट। अब जो हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, देखो दो तरह से बातें कर सकते हैं हम। एक हम पूरा वर्ड की बात करें और एक हम ह्यूमन की बात करें, राइट। तो कंपैरिजन लेके चलना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? मेल स्पर्म। कितना उसका साइज क्या होता है? 4 to 4.5 माइक्रोमीटर, राइट। ठीक है। ये अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो स्मॉलेस्ट सेल आपने बता दिया, लार्जेस्ट सेल भी बता दो। तो जो लार्जेस्ट सेल होती है वो फीमेल ओवम होता है, फीमेल एग होता है, राइट। जिसका साइज होता है 0.1 mm, ठीक है। इस अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ड की, तो उसमें जो सबसे छोटी सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होता है। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, जिसका साइज होता है 15 to 18 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ड की बात करें या ह्यूमन की बात करें, तो सबसे दोनों में ही सबसे जो लंबी सेल बोला जाता है, लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है, वो होती है नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। अब बच्चों को लग रहा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस नहीं वो समझ पाते, उनको समझ नहीं आता है कि लार्जेस्ट क्या होता है या लॉन्गेस्ट क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, देखो, जो हमारी कुतुब मीनार है वो बहुत लंबी है, ठीक है, तो उसको हम लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसको लार्जेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लार्जेस्ट नहीं है। लेकिन हम लाल किला को लार्जेस्ट बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू कुतुब मीनार। तो डिफरेंस समझ आया लंबाई का और मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमंस में फीमेल ओवम, और लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन और नर्व सेल। और साइज क्या होता है ओवम का? 0.1 mm, और न्यूरॉन का साइज क्या होता है? 15 to 18 सेंटीमीटर।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे। उसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसके पास कैप्सूल होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होता है, जेनेटिक मटीरियल राइबोसोम्स होता है और जेनेटिक मटीरियल होता है इसके पास। साथ ही में इसके मूवमेंट करने के लिए फ्लैचेला एंड पिलाई भी होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसका मेन कंपोनेंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेचस एंड लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारी जो आप न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए। ये वही मैंने बताया था। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, फ्लैचेला एंड पिलाई। अब देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। अब आपको चीजें जो याद रखनी है वो ये चीजें याद रखनी है कि पहली बात कि प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। दूसरी बात कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और वो किस चीज से बने होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीजें ग्रेजुअली चलेंगे। अगर सारी चीजें मैं एक साथ समझा दूंगी, मगअप नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट्स की मगअप चीजों को नहीं करना है, चीजों को लर्न करना है, समझना है, राइट। तो ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, तो ये तुम भी बना सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें बनाने के लिए। अब देखो, ये जो बाहर वाली इसकी लेयर है, सबसे पहले इसको बोला गया है कैप्सूल। कैप्सूल के नाम से ही पता चल रहा होगा कि सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। अब जो कैप्सूल है वो किस चीज का बना हुआ होता है, वो पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम पॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या हो गया। तो देखो, जो बायो का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो बायो के नेम्स होते हैं, ठीक है, वो उसी में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ होता है। जैसे अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, तो पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, सेक्राइड्स मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलीसेक्राइड से मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, कैप्सूल, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब इसी से समझ आ रहा होगा, पेप्टाइडो मीन्स इसमें पेप्टाइड्स भी हैं साथ ही में, ठीक है। और अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है लिपोपॉलीसेकेराइड से। इनके फंक्शंस मैं इसको सेपरेटली अलग से पढ़ाऊंगी। अभी चीजें डायग्राम के साथ साथ जब आप मार्किंग करेंगे तो ये चीजें आपको मतलब याद रखनी है, या जैसे मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, तो अगर आप भी ब्रैकेट में डालकर याद रखेंगे या पढ़ेंगे या लिखेंगे, तो आपको ये चीजें याद रहेगी हमेशा कि मैम ने ऐसे पढ़ाया था कि पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स ग्लूकोज, तो कैप्सूल जो पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये जो ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है, ये मतलब ये वो चीज है जो इस चीज से ये चीजें बनी होती है, जैसे पॉलीसेकेराइड से कैप्सूल बना हुआ है। तो अगर ये चीज आप ब्रैकेट में डालकर साथ साथ याद करेंगे या लिखने की कोशिश करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को लर्न हो जाएगी इजीली। तो हम बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सबसे पहली लेयर होती है आपका कैप्सूल। कैप्सूल के बाद एक लेयर अरेंज होती है अंदर की तरफ, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक लेयर अरेंज होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अभी पॉलीसेकेराइड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स ग्लूकोज और लिपो मीन्स लिपिड्स। मतलब ये लिपिड्स के साथ साथ ग्लूकोज की जो मैनी मैनी यूनिट्स होती हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, राइट। अब अगला चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो मतलब एरिया आता है सेल के अंदर, वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जेलेटिनियस का बना हुआ होता है, जिसमें सारी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, राइट। अब देखो, अब हम आ तो गए साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की। राइबोसोम्स के अंदर ही सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। लेकिन जैसा अभी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट का मेन डिफरेंस यही होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैम न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे हम इसको समझे। इसको ऐसे समझो कि सपोज
एक बहुत बड़ा एरिया है, या आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ी जगह है जिसको गोल राउंड राउंड उसकी बाउंड्री कर दी गई है। उसके अंदर एक छोटा सा वेल है। अब वेल है तो वेल की भी बाउंड्री होगी, ऑब्वियस है। तो जो वेल है उसकी बाउंड्री है उसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम उस वेल को, जो उसकी बाउंड्री है वेल की, उसको तोड़ दें तो उसके अंदर का पानी कहाँ जाएगा? फ्लोट करेगा रैंडमली इधर उधर, ठीक है। तो ऐसे ही इसको समझा जा सकता है कि जो ये प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें वो जो वेल होता है न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो जो इस उस एरिया जहाँ पर वो मतलब डीएनए आरएनए प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? उस एरिया को न्यूक्लॉइड बोल दिया है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में न्यूक्लॉइड, सॉरी जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके पास जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। जैसे ही पिलाई भी होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं? पाइलिन के बने होते हैं। दो चीजें समझ आ रही हैं, बहुत गिनी चुनी चार पांच चीजें लर्न करनी है कि साइटोप्लाज्म किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोइड में क्या होता है, कैप्सूल किस चीज का बना होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किस चीज का वो किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल क्या होती है, फ्लैजिलम क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है। तो ये चीजें अभी हम सिर्फ ओवरव्यू रीड कर रहे हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। स्टेप वाइज पढ़ना है ना, जो चीजें याद रहे, भूले ना कभी भी। ये मैंने ऐसे ही बताने के लिए आप लोगों को दिखाया है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो ई से शुरू हो रहा है तो इसको यूकैरियोटिक क्यों बोला है? तो इसमें ई जो होता है वो साइलेंट होता है। हम्म, तो देखो इसकी कितनी सारी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट से। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरिजोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जाई होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका क्रोमैटिन भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, राइट। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि चीज़ें हैं वो हमको ग्रेजुअली चलना है, धीरे धीरे पढ़ना है, एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करना है। अगर मैं चीज़ें सारी एक साथ आप लोगों को समझा दूंगी या बता दूंगी तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो जितना ही मतलब मेरी मेरी दूसरी क्लास का टाइम आता है या दूसरी क्लास में जितना भी गैप होता है, उस गैप में आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो जिससे कि क्या होगा कि जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी तो आप पिछली वाली क्लास को कोरिलेट कर पाओगे, राइट। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ोगे नहीं तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उस पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पिछला कुछ समझ ही नहीं आएगा। और बायोलॉजी में क्या होता है कि चीजें एक से दूसरी, जैसे चेन होती है ना, एक कि एक चेन है उसमें एक मोती पड़ा हुआ है फिर दूसरा मोती, तो वो क्या करते हैं, मोती जो होते हैं, जो पर्ल होते हैं, वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। ऐसी बायोलॉजी में चीजें होती है जो इंटरकनेक्ट होती हैं। अगर आपका एक भी स्टेप मिस हो गया या आपने एक भी स्टेप ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको चीजें आगे नहीं समझ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा, रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा वीडियोस का। प्लस उसके साथ साथ इस चैनल पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपको करने के लिए मिलेंगी। और एक और चीज़, हम लोग अभी रिसेंटली ऑफलाइन बैच शुरू करने वाले हैं, तो आप उसके लिए लखनऊ में सेंटर आकर पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।